हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय से स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त। आज हमारा है 28 अगस्त 2022। आज का जो डेट है, आज के डेट जो हमारा न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। जो हमारे पीटी के स्तर पे हो या मेंस के स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पर डिस्कस करूंगा आज। जो भी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जाके इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे पुराने साथी हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि इसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे उनको तैयारी करने में। ठीक है। और हमारे अभी जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी। 68 बीपीएससी को तो मालूम है आप लोगों को कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त को, जो कि हमारी शाम में ये बैच है। जो भी आपके संपर्क में है उसको आप ये बैच के लिए आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई है बैच। और हमारे अगर बीपीएससी अगर डिले होती है 67 बीपीएससी जो 20-22 सितंबर जो आयोग ने डेट रखा है, ज़्यादा उम्मीद है कि ये 4 से नवंबर में जाएगी। तो ये 2 से 3 दिनों में क्लियर होने वाली है 31 अगस्त को। अगर ये नवंबर क्लियर हो जाती है 31 को, तो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के जो अलग अलग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके भी अलग अलग ऑप्शनल के भी क्लास स्टार्ट होंगे। सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। तो आप जो भी संपर्क में हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ताकि इस बारे में भी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल और हिंदी ऑप्शनल के भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और जो मेंस हैं, जो अगर पंचायत ऑडिटर हैं, एओ जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, या सीडीपीओ के जो मेंस की तैयारी करेंगे, उन लोगों से मैं कहूँगा कि उनका भी अलग से एक जीएस का भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। बहुत सारे लोगों को कॉल और मैसेज भी आए हैं क्लास के लिए। ठीक है। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ भी स्टार्ट होने वाली है। यानी तो वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहता है, वहाँ से आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं जी कोई। चलिए, तो मैं आज ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो टॉपिक है हमारा, कि जो चल ही रहे मतलब ये जो झारखंड में ये जो राजनीतिक चीज़ें चल रही है, पॉलिटिक्स इशू। ठीक है। जैसे कि आज जान रहा हूँ कि आज हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट का मुकाबला भी है। ये कहते हैं क्रिकेट का भी टेस्ट चल रहा है, क्रिकेट भी चल रहा है चाहिए, सॉरी। ठीक है। झारखंड का जो मैंने इस पर बताया भी था, 2-3 दिनों से लगातार ये चीज़ें चर्चा में है। और सदस्यता रद्द होने में लग सकता है समय। मतलब मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के मामले में राज्यसभा भी कुछ नहीं बताया है जी। में बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों का और समय लग सकता है। आयोग की अनुशंसा के बाद ही सदस्यता रद्द करने में क्यों देरी हो रही है। इसमें अगर वहाँ पर राजभवन का भी चाहिए इशू है चाहिए, तो इसको आप देख लेंगे चाहिए। बस इसमें जानना है कि किस मामले में ऐसा हुआ है। तो ये लाभ के पद में हुआ है। लाभ के पद के बारे में मैंने परसों भी जिक्र किया था। लाभ का पद होता क्या है। और पत्थर खनन लीज प्रकरण में झारखंड कौन सा प्रकरण है, ये मामला है। इसमें फिर बराबर याद रखना है कि पत्थर खनन लीज प्रकरण में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में है। मतलब वो एक कौन सा प्रकरण है, तो ये पत्थर खनन लीज प्रकरण है। इसके मामले को ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हमारे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है चीज़ें। ठीक है। इस चीज़ को हमें बस याद रखना है किस मामले में है, और ये लाभ का पद होता क्या है। मेंस के स्तर पे अगर क्वेश्चन बनता है, जेपीएससी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे अगर 11वीं बीपीएससी का जो वैकेंसी आने वाली जेपीएससी का 11th जेपीएससी, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है चीज़ें। इसलिए आपको ध्यान में रखेंगे चीज़ों को, किस वजह से ऐसा हो रहा है चीज़ें, बस उसके बारे में जानना जरूरी है। और बाकी जो पॉलिटिकल इशू जो अलग हैं वो उसके बारे में नहीं जाना हमें। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि देश में 49वें सीजीआई बने जस्टिस यू ललित। अगर इस बात की बात करेंगे तो हमारे जो भी सीजीआई बने 49वें हैं, 49वें प्रधान न्यायाधीश बनाए गए हैं कल। राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में इनको संचिव सामान्य को शपथ दिलाए हैं। ठीक है। आगे की बात करें, जो हमारे निवर्तमान सीजीआई रमना थे, उन्होंने भी शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भी शामिल हुए थे। और यू ललित जो है दूसरे ऐसे प्रधान न्यायाधीश हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। इससे पहले जस्टिस एस.एम. सीकरी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, जो 1971 में देश के प्रधान न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। बस इतना ये याद रखना जरूरी है पीटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल बात करें, जो यू ललित जो हैं, जो अभी हमारे सीजीआई बने हैं, नए सीजीआई जो आए हैं बने हैं कल, जो इन्होंने शपथ लिया है, इनका जन्म 1997 को जन्म में। जस्टिस ललित ने जून 1983 में वकील के तौर प्रैक्टिस शुरू किया था। दिसंबर 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत किए हैं। इसका वो दिल्ली आ गए और यहीं से वकालत करने लगे। और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नामित हुए। और 2G घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं ये। और 13 अगस्त 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं। तो इस बात को भी ध्यान कर लें, उनकी विशेष जानकारी उनके बारे में। अगर ये बात करें, सीजीआई को आजीवन मिलेंगे घरेलू ड्राइवर और सहायक जो प्रधान न्यायाधीश सीजीआई की सेवानिवृत्त जो हुए हैं, जिस दिन से सेवानिवृत्त हुए हैं उस दिन से एक घरेलू सहायक और एक चालक और एक सचिवालय सहायक की सुविधा जीवन भर मिलेगा उनको। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि सेवानिवृत्त जो सीजीआई हैं और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त मिलने के बाद सारी सुविधाएं का विस्तार किया गया है। इसके लिए
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से जुड़े नियमों में फिर से संशोधन किया गया है। इस बात को भी आप देख लेंगे चाहिए। 5 साल में 2 गुने हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 5 साल में 2 गुने से ज़्यादा हो गई साइबर क्राइम, देश की सीमाओं को भी किया पार। मतलब देश में जो हमारी तकनीक के विकास के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखा जाए 2017 में हुए साइबर क्राइम की संख्या को अगर देखें तो महज 5 साल में ये 2 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तमाम युवा महज रोमांच के लिए अपराध कर रहे हैं। ये अपराध शहर, राज्य और देश की सीमाओं से परे होकर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इन्हें रोकने या अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी प्रशिक्षित ही नहीं है। अगर बात किया जाए तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस को अपराधियों का कार्य करने का तरीका और निरंतर अपडेट हो रही तकनीकों को समझने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। उनको अलग से मतलब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उनको केंद्र और राज्य सरकारों को ही बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए नए कदम उठाने होंगे। अगर बात करें कि संसदीय समिति की रिपोर्ट ने राज्यों में साइबर क्राइम पर नियंत्रण की व्यवस्था पर सवाल भी उठाया है। बताया गया है कि पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम के किसी भी जिले में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। एक भी साइबर क्राइम कंट्रोल सेल नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 1 या 2 साइबर क्राइम सेल हैं। समिति ने गृह मंत्रालय को ये सलाह दिया है कि वह देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम सेल की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट का विकास हो रहा है उससे आने वाले समय में साइबर क्राइम का बढ़ने की आशंका है। पैसा भरो और जमानत लो का तरीका ठीक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है। वो कहना है उनका कि झारखंड कोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले दिनों जिस तरह से जमानतें दिया हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन 7 आदेशों को रद्द कर दिया है जिनमें पीड़ित के हक में निश्चित राशि जमा करने की शर्त पर अभियुक्तों को जमानत दे दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक न्यायाधीश ने जमानत देने का एक नया आधार तैयार कर लिया था। इसमें वे अभियुक्त को पीड़ित के लिए एक निश्चित राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने का आधार ठीक नहीं है। अभियुक्त को पैसा जमा करने की क्षमता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म, दहेज प्रताड़ना, पोस्को और फर्जीवाड़े से जुड़े हुए 7 मामलों में अभियुक्तों को हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करते हुए सभी मामले नए सिरे से विचार करने के लिए वापस हाई कोर्ट फिर भेज दिया गया है। तो इस बात को फिर ध्यान देंगे चीज़ों को। आगे अगर बात करें आगे अगर नया टॉपिक की अगर बात करें चीज़ों, देखिए गूगल ने AI चैटबॉट जनता के लिए खोला है। गूगल के बारे में अगर बात करें तो गूगल ने अपने प्रायोगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के लोगों के लिए खोल दिया है और आप कंपनी के विवादास्पद भाषा मॉडल पर प्रशिक्षित AI संचालित बॉट के साथ चैट करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। गूगल पहले ही अगर कर चुका है। उसके लैमेडा लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन मॉडल के सभी शुरुआती प्रवलोकन गलत या अनुचित सामग्री प्रदर्शित कर सकते हैं। AI टेस्ट किचन, अगर इसके बारे में जाने क्या होता है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा साइंस टेक का क्वेश्चन है, या UPSC का स्तर पर UPPS या बिहार PSC जो भी एग्जाम दे हैं तो हो सकता है ये साइंस टेक में क्वेश्चन आ सकता है। तो AI टेस्ट किचन होता क्या है, इस बारे में अगर जानकारी लेंगे तो AI एक ऐसा ऐप है जहां लोग गूगल पर नई तकनीक के बारे में सीख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि हमारा लक्ष्य AI पर जिम्मेदारी से सिखाना, सुधार और कुछ नया करना है। हम धीरे धीरे लोगों के छोटे समूह के लिए खोलेंगे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पूछा जाए कि गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। उन्हें कहा है कि इन भाषा मॉडलों में अनंत संभावनाएं उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन यह भी है कि वे हमेशा चीज़ों को बिल्कुल सही नहीं पाते हैं। इस बारे में देख लेंगे चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि गूगल और मेटा दोनों ने अपने AI संवादित चैटबॉट का अनावरण किया और जनता से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। वैसे शुरुआती रिपोर्टों में अगर बात करें, शुरुआती रिपोर्टों का जो है ये वैसे शुरुआती रिपोर्टों की डरावनी है, क्योंकि मेटा के बेलेंडर वाट 3 नाम से चैटबॉट ने सोचा कि मार्क जुकरबर्ग डरावने और जोड़ तोड़ करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति रहेंगे। मेटा ने पिछले कुछ दिन हफ्ता में कहा था कि AI चैटबॉट कई बार आपत्तिजनक या गलत टिप्पणी कर सकते हैं। यही कारण है कि हम फीडबैक एकत्र कर रहे हैं जो भविष्य के चैटबॉट्स को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आगे बात करें कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण को यूनेस्को प्रतिबद्ध है। मतलब यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय के निदेशक और यूनेस्को प्रतिनिधि एरिक फोर्ट ने कहा है कि भारत शायद दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रथाओं में साक्षी है। उनमें से कई को सुरक्षा की व्यवस्था है। इस अवसर को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि भारत
संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि भारत की समृद्ध विरासत में दुनिया में द्वितीय है। भारत को हाल ही में अमूल सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का सदस्य बनाया गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ है। आसान नहीं है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि भाई अभी जो हमारा चर्चा में रहता है भ्रष्टाचार के मुद्दे, उसके ऊपर ये चीज़ें हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के बीच उच्चतम न्यायालय जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले हैं कानून पीएमएलए के 2 प्रावधानों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसका कारण यह है कि कई दलों ने इसके इस फैसले से असहमति जताई है, जिसमें उसने इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिली शक्तियों को वैध ठहराया था। इस पहले के फैसले के खिलाफ कीर्ति चिदम्बरम जो पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है, उस पर उस पर आपत्ति जताई गई है कि एक तो इस EIR यानी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट के प्रति नहीं दी जाती है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा यह जिम्मेदारी आरोपित की ही होती है, वह खुद को निर्दोष साबित करे। काले धन पर रोकथाम की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता के तहत पीएमएलए कानून 2002 में लाया गया था, जो 2005 में प्रभावी हुआ है पीएमएलए कानून के बारे में। इसके बाद उसमें कई संशोधन उसे कठोर बनाया गया। इस कानून में कुछ संशोधन मोदी सरकार के कार्यकाल में भी हुआ है, क्योंकि अवैध तरीके से की गई काली कमाई को सफेद करने और बैंकों से धोखाधड़ी करने के सिलसिले पर लगाम नहीं लग रही थी, ये भी लाया गया है। हाल के समय ईडी और उसके साथ सीबीआई की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है, उससे विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिल गया है कि इन एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले, झारखंड के खनन घोटाले और लालू यादव के समय में हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले का सच जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि प्रधानमंत्री कड़से से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी भ्रष्टाचार करना शुरू बताते हुए यह संकल्प लिया था कि वो उसे मिटाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। यहाँ पे एक और भी है कि भ्रष्टाचार जो है अभी वर्तमान में अगर बात करें भ्रष्टाचार की कंडीशन क्या चल रही है, स्थिति क्या है भारत में, तो भ्रष्टाचार जो है देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। और भ्रष्टाचार से अर्जित धन सरकारी जो अफसरों और नेताओं के जेबों में जाता है, और इस धन का अधिकांश हिस्सा चुनाव में खर्च होता है। जब तक चुनावी खर्च में पूर्ण पारदर्शिता नहीं आ पाती है, तब तक देश में जो है भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। सरकार ने पार्टियों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड के रूप में जो व्यवस्था की है, वो पारदर्शी नहीं कर सकती है। इसका प्रमाण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था के आंकड़े से मिलता है कि बीते 17 वर्षों में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 15,000 करोड़ से अधिक का चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला है। यह किसी भी से छिपा नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी चुनावी खर्च का सही विवरण देता है, कि इस बात को भी ध्यान देंगे। और कहा जा रहा है कि यह सब बंद करना होगा। इसके लिए सरकार को एक तो निजीकरण की तरफ बढ़ना होगा, दूसरे ऐसी व्यवस्था करना होगा जिससे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अदालतों से उनका निस्तारण जल्द हो। बरसों और कई बार दशकों तक जांच और सुनवाई होते रहने का मतलब नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण बहुत देर से होता है, इसलिए न तो भ्रष्ट तत्वों को सही संदेश जा पाता है और न ही जनता को। इसके लिए ये जरूरी है चीज़ें लगाम लगाना इस पर। ये ऑनलाइन लोन देने वालों को प्लेटफॉर्म की अच्छे से करें पड़ताल, जांच पड़ताल के लिए कहा जाए। जो ऑनलाइन जो लोन देते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आगे है कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन में उत्तर प्रदेश आगे चल रहे हैं। मतलब ई श्रम जो पोर्टल है हमारा एक ऐप है, उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें रजिस्ट्रेशन में जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है चीज़ें, ठीक है। एक सर्वे आया है, उस पर पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पंजीयन जो है सबसे ज़्यादा हुआ है उसमें। आगे अगर बात करें तो चीन से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत, ये अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिकी नौसेना के संचालन प्रमुख एडम माइक गिल्डे ने कहा है चीन का मुकाबला करने अमेरिका के लिए भारत भविष्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के सामने दो तरफा चुनौती पेश कर रहा है। वह न केवल अब चीन को दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्टेट की ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा है, बल्कि उसे अपने कंध यानी हिमालय की तरफ भी देखने को विवश कर रहा है। गिल्ले ने यह भी कहा कि मैंने किसी अन्य देश की तुलना में भारत की यात्रा पर अधिक समय बिताया है, क्योंकि मैं उन्हें भविष्य में हमारे लिए एक रणनीतिक भागीदार मानता हूं। पिछले अक्टूबर में अपने 5 दिवसीय भारत यात्रा का जिक्र करते उन्होंने कहा कि हिंद महासागर युद्ध क्षेत्र हमारे लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विगत वर्षों में भारत और चीन के बीच उनकी सीमा पर टकराव हुआ है, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार यह विचार भी अमेरिकी रणनीतिकारों के बीच जोर पकड़ रहा है कि हिमालय में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष बीजिंग के लिए 2 मोर्चों की समस्या है। तो इस बात को ध्यान देंगे चीज़ों को। चलिए, तो हमारा यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोगों ने कर चुका है। और एक ये देख लेंगे सतपुरा टाइगर रिजर्व में जो है सो बढ़ी, जो है सो दुर्लभ जायंट जो गिलहरी की संख्या बढ़ रही है चीज़ें। और अगर ये जो गिलहरी है
गिलहरी बनी पहचान, मतलब भारतीय जायंट गिलहरी सतपुरा टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुकी है। एसटीआर प्रबंधन ने कुछ साल पहले ही कहा था कि नन्ही के नाम से प्रसिद्ध इस गिलहरी का फोटो विभाग के कैंप जैकेट से लेकर उन जगहों पर देखा जा सकता है। यह ज्वाइंट गिलहरी के सिर और शरीर की लंबाई 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, पूंछ लंबी होती है और वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम होता है। इस प्रजाति कुछ गिलहरी का वजन 3 किलो तक ग्राम तक ही होता है। इस गिलहरी का रंग गिलहरी सफ़ेद, क्रीम ब्राउन या कलर मिक्स होता है। सिर भूरा या टोन कलर का होता है। खास बात यह है कि पेड़ों पर अपना अधिकांश समय बिताती है, ज़मीन पर दौड़ते हुए इससे कम देखा गया। यह भागने के बजाय पेड़ों पर ज़्यादातर समय तक रहती हैं। है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे, चीज़ जो हमारे पीटी और मेंस इंटरव्यू के स्तर पर जो भी चीज़ें थी। और ये बात कहेंगे जो उन्होंने अभी तक भी सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने भी पुराने साथी हैं जो लंबे समय से इसको देख रहे हैं, चीज़ों को हमारे चैनल बने हुए हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा जो भी प्रिपरेशन करें उनको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।